हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रेसिडेंट है। तो हमेशा की तरह टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो लाइक कर दें, जो सीरियस नहीं है तो फिर मत करो। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। गाइस, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 52 से 78 जो है वो डील करते हैं प्रेसिडेंट से, और पार्ट 5 में आते हैं ये। और पार्ट 5 में ही कल हमने पार्लियामेंट भी पढ़ा था। तो प्रेसिडेंट एज यूजुअल उनके पार्ट हैं पार्लियामेंट के, तो वो भी पार्ट 5 में ही कवर होंगे। ठीक है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे पास कौन कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पार्ट होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिलर, मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, और पीएम जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई पूछे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं लगा देना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम ही होते हैं। प्रेसिडेंट क्या है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड एक्ट एज अ यूनिटी ऑफ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी के सिंबल है प्रेसिडेंट। अब इनकी इलेक्शन, इनको कैसे चूज़ किया जाता है वो पढ़ते हैं। तो इनके जो इलेक्शन होते हैं ना, वो एक डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जा सकता, बट उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनको हम चुन के भेजते हैं आगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। तो इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। लेजिस्लेटिव असेंबली बोला है, काउंसिल नहीं बोला, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज। और कौन कौन सी यूटी के? दिल्ली एंड पुडुचेरी के। और ये जो दिल्ली एंड पुडुचेरी को स्टेटस मिला था ना इसमें, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, वो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा मिला था। तो यहाँ पे नोट लिखा भी है मैंने कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट क्या हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हों चाहे यूटीज़ के हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर वो वाले नॉमिनेटेड जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, कल्चर, सोशल साइंस फील्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें। ठीक है। अब इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट होगा, इलेक्शन में डिस्प्यूट होगा वो कैसे होगा? क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस ना थोड़ा लेंदी है। लेंदी ये है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट के, जिस स्टेट के से वो हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर कितने हैं उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, डिवाइड करना है 1,000 करके। तो ऐसा करके थोड़ा इनका लेंदी प्रोसेस होता है एक वोट की वैल्यू निकालने का। तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होगा ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उस केस में फाइनल होगा। बाकी ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, एटसेट्रा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन में क्या है? शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए उन्होंने, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल में या पब्लिक अथॉरिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। फिर था नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन, कौन लोग प्रेसिडेंट का नाम अपॉइंट नॉमिनेट करेंगे कि इनको प्रेसिडेंट होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 50 इलेक्टोर्स होने चाहिए एज अ प्रपोजर, और 50 इलेक्टोर्स होना चाहिए एज अ सिकेंडर। अब प्रपोजर क्या है? प्रपोजर वो लोग हैं जो प्रपोजर रखेंगे कि ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल शाम, ठीक है, शाम एज अ जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, तो शाम को सपोर्ट करने के लिए 50 लोग होने चाहिए एज अ प्रपोजर, शाम का नाम देने के लिए आगे, और 50 लोग और होने चाहिए उसको डबल क्रॉस करने के लिए कि हाँ ये होने चाहिए, हम भी साथ हैं, तो वो कुल मिला के 100 हो जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 100 होने चाहिए, 50 प्रपोजर 50 सिकेंडर। और सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है उनको कितनी? 15,000 आरबीआई बैंक में। ठीक है, आरबीआई में उनको 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है। और इससे पहले 1997 के बाद ये सारा सीन स्टार्ट हुआ था, ये प्रपोजल सिकेंडर वाला, ये बढ़ा दिए थे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 1997 से पहले कितने प्रपोजल और कितने सिकेंडर थे, और अमाउंट कितना डिपॉजिट करवाना था? अगर नहीं पता तो मैं लास्ट में बता दूंगी। फिर आता है हमारे पास ओथ। ओथ जो है वो कौन खिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंस होंगे तो उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के, ओ सॉरी सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये भी नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि टोटल कितने जज हैं? 34 है ना, 33 + 1 है या 34, देख लेना एग्जैक्ट कितना है, इतना ही होगा, 33 या 34 के आसपास। तो कोई ना कोई तो उनकी जगह होगा ही सीनियर, तो वही ओथ खिला देंगे। ठीक है। एक और चीज़,
ये इंजॉय करते हैं पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फ्रॉम हिज ऑफिशियल ड्यूटी। पर्सनल इम्यून है ये। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जाएगी। ही कांट बी अरेस्टेड और इम्प्रिंस। इनको ना तो जेल होगी ड्यूरिंग इनके टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब इतनी बड़ी पोस्ट पे ये हैं, तो अगर इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगाई जाएगी तो लोगों की तो हमारी जनता पे, आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये इम्यून है इस चीज़ से, ठीक है। हाउएवर इसके अलावा इनको क्या किया जा सकता है, 2 मंथ का नोटिस दिया जा सकता है। 2 मंथ का नोटिस इनको मिलता है सिविल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नहीं, सिविल प्रोसीडिंग के लिए इनको 2 महीने का नोटिस दिया जाता है। फिर इनके टर्म कितनी है प्रेसिडेंट की, 5 ईयर टर्म है। ये अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और एलिजिबल भी है री इलेक्शन के लिए। जबकि यूएसए में प्रेसिडेंट का टेन्योर है ना, वो ओनली ट्वाइस ही है। वो 2 बार ही वो कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात, कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है उनको इम्पीच करने का। उनको इनिशिएट कोई भी करेगा। इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी साइंड बाई 1/4 ऑफ द हाउस ऑफ द दैट फ्रेम द चार्जेस। जिस हाउस ने भी चार्जेस को फ्रेम किया उनका 1/4 मेंबर उसको साइन करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 14 डेज का नोटिस देना है उनको, प्रेसिडेंट को। फिर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो जाएगा जब मेजोरिटी ऑफ 2/3 बाय द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। सबसे पहले तो मान लो कि अगर लोकसभा वाले इम्पीच करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, तो 1/4 मेंबर ने ओनली उस प्रपोजल पे साइन करना है। जो चार्जेस लगाए हैं उस चार्जेस पे 1/4 मेंबर ने साइन करना है। उसके बाद क्या होगा, 2/3 जितने भी टोटल मेंबरशिप है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, 2/3 के साथ उसको क्या करना है, उस रेजोल्यूशन को पास करना है। और फिर सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा में ये सारी प्रोसीडिंग हो रही है तो फिर वो वहाँ से राज्यसभा में भेजेंगे। अगर राज्यसभा से हुई है तो फिर वो लोकसभा में भेजेंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाला हाउस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्जेस को। फिर थर्ड प्रोसेस क्या है, इन अदर हाउस सेकंड हाउस में क्या हो जाएगा, सस्टेन द चार्जेस एंड पास द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3। इसमें भी क्या होगा कि 2/3 मेजोरिटी के साथ उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, टोटल मेंबरशिप जो भी है। और फिर प्रेसिडेंट जो है इम्पीच हो जाएंगे और उनको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा उसी डेट से जब से वो रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब सिर्फ मेरे को सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। कोई भी हाउस इनिशिएटिव ले सकता है। जो भी चार्जेस उन्होंने फ्रेम किए हैं कि इस बेसिस पे इनको इम्पीच किया जाएगा, उस फ्रेम किए हुए चार्जेस पे 1/4 लोगों का साइन होना चाहिए। फिर उसी हाउस के, मान लो लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, लोकसभा में 1/4 लोगों से इसको उस चार्जेस को फ्रेम वाले चार्जेस को साइन करना है। फिर उसी हाउस में 2/3 मेजोरिटी के साथ वो वाला जो इम्पीचमेंट वाला रेजोल्यूशन है उसको पास किया जाएगा। फिर सेंड कर दिया जाएगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में भी उसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा या उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो सब होने के बाद वहाँ से भी 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास होगा तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएंगे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और वो इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस तब से ही उनको रिमूव उसी डेट से किया जाएगा जब से वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार बुक से भी पढ़ लेना। फिर आता है हमारे पास इम्पीचमेंट एक कॉसी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। इम्पीचमेंट एक कॉसी जुडिशियल प्रोसेस है। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ इधर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। नॉमिनेटेड मेंबर करेंगे, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूटीज एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट। इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो अभी तक सुन रहे हैं तो वो लाइक तो करना बनता ही है, तो कर लेना। अब ये कुछ ऐसा ही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे हम बार बार लेजिस्लेचर बोल रहे हैं, उसमें आता कौन कौन है, उसमें पार्लियामेंट आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव आते हैं, वो वाली चीज़ किस में आ जाती है, लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग बॉडी। और एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, पीएम करते हैं, सीएम करते हैं, काउंसिलर मिनिस्टर एटसेट्रा। और जुडिशियल चीज़ों में कौन कौन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सारे जुडिशरी वाला काम जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह आ जाते हैं, ये सब जुडिशियल हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया है। समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।